So friends, the term constitution itself is it connotes dharma, it connotes responsibility, and it confers rights, it confers authority, and this is something which is an enabler. It enables the weakest of the weak in the society. And in the modern period, constitution, as we know, is something which makes an ordinary creature a human being. There is huge difference being human and being a creature. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे मॉडर्न समय में व्यक्ति को व्यक्तित्व प्राप्त होता है. इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट समथिंग विच यू गेट सो इजीली. हम सभी को हमारी अभी तक की पढ़ाई जो हुई है उससे ये पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू सिक्योर आवर इंडिपेंडेंस. इट वाज नॉट एन इजी टास्क. और व्हाट वी गेट आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is our everything. It's our religion, it's our law book, it's our life book. अब इतने सारे विश्लेषण लगाकर मैं संविधान की बात क्यों कर रहा हूं? संविधान या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको आज प्राप्त हुआ है. उसके पीछे की कितनी भूमिका है, क्या चल रहा था, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्राप्त हुआ, क्या हिस्ट्री है, क्या महत्व है. तो पहले हम इसका महत्व जानेंगे और फिर उसकी हिस्ट्री, उसके मेकिंग प्रोसेस और उसका आज का स्वरूप, इस पर आएंगे. पहले तो जैसे कि मैंने इतने सारे विश्लेषण लगाकर आपको बताया कि दिस इज समथिंग विच इज इन रियल सेंस अ सुपर पावर. या फिर आज जो बच्चे देखते हैं ना हम कैरेक्टर्स, कि जिसमें कोई ऐसा कैरेक्टर होता है कि जिसमें सारे पावर्स होते हैं. मार्वल्स और ये सारे सीरियल्स में अलग अलग जो हमको कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो सारे इमेजिनरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये रियली एक मार्वल. बिकॉज इट एम्पावर्स almost a billion people in this country, more than a billion. कोई ऐसी चीज जो 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों को शक्ति प्रदान करे वो कोई नॉर्मल चीज तो हो नहीं सकती. और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज किंग ऑफ लॉज. किंग ऑफ लॉज यानी जो भी कानून आज आप इस देश में देखते हैं उन सबका राजा, उन सबका किंग. इट्स अ किंग ऑफ लॉज. सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इस देश का सर्वोच्च कानून है. नथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री अनलेस एंड अनटिल इट हैज सैंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नथिंग विच इज नॉट परमिसिबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कमिटेड और एक्टेड अपॉन. कुछ नहीं किया जा सकता. इमेजिन करिए अ लॉ जो आपको एक ऐसी सीमा देता है कि उसमें रहकर ही आप जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं. उसके बाहर 0.1% भी आपको अलाउ नहीं है. Nobody can commit the breach of the constitution. Even if the president of India commits the breach of the constitution, there is a provision for impeachment of the president of India. Nobody in the country can cross the limits imposed by the constitution.
That is the authority enjoyed by the Constitution, and that's why rightly it is called as King of Laws. तो ये King of Law तो है ही, क्योंकि इसकी सीमाओं से परे कोई नहीं जा सकता। चाहे आप किसी भी पद पर विराजमान हो, आप कितने भी शक्तिमान, आपके पास बहुत ज्यादा धन है, आप अंबानी अडानी ऐसे इंडस्ट्रियल फैमिली से है, या आपके पास यू आर अ जुडिशियल हेड ऑफ द कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर आप किसी भी पद पर रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कितना भी सर्वोच्च पद, कोई भी जगह आपकी देश में होंगी, फिर भी आप संविधान से परे जाकर काम नहीं कर सकते। इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी विच रूल्स दिस कंट्री। अगर आपको कोई सिंपल सवाल करे कि हु इज सुप्रीम इन दिस कंट्री, वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस, और द बिलियनियर्स लाइक अंबानी, who is supreme authority in this country, who is supreme? So there should be no other answer than the Constitution of India. Constitution of India is only the supreme authority in this country. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है कि उसको अल्टीमेट अथॉरिटी है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज beneath and under the Constitution. भारत का संविधान सर्वोच्च है। 100% मेजॉरिटी पार्लियामेंट की अगर एक तरफ हो जाए, फिर भी इस संविधान से बाहर जाकर कार्य करने की क्षमता पार्लियामेंट में नहीं है। सो नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव नॉर जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या आप कोई भी मिनिस्टर हो, आप संविधान के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन थिंग ऑफ विच एवरी इज स्केयर्ड ऑफ, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट भी सिग्नेचर करने के पहले अगर उनको डाउट है कि दिस एक्शन मे बी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही विल डबल चेक इट आइदर थ्रू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और he can seek the advice of the Supreme Court, because he is aware that he should not act against the provisions of the Constitution. So that is the authority enjoyed by the Constitution. Now, what is Constitution? So Constitution constitutes a nation. Constitution is nothing but a supreme law of the land. This definition that what is Constitution? Constitution is to constitute a nation. That is what I understand. I have not read it anywhere, but this is my understanding about the term Constitution. It constitutes a nation. So be it a Constitution of India, Constitution of America, Australia, or any other country, the purpose of that constitution is to build a nation, to create a nation, to bring into existence a nation, and therefore I call it as to constitute a nation. Now, what are the essentials to constitute a nation? Those essentials should have essentially be found in the constitution. अगर मेरी परिभाषा संविधान क्या है इसकी अगर आप पूछेंगे, तो ये वो कानून है जो राष्ट्र निर्माण करता है। ये वो विधान है जिसके तहत राष्ट्र की निर्मित होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं संविधान। अब संविधान राष्ट्र निर्मित का अगर कानून है या साधन है, तो राष्ट्र निर्मित के क्या मुख्य है अंश जब एक राष्ट्र निर्मित हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन देयर सम इसेंशियल्स, और 3 इसेंशियल है उसके, दैट देयर मस्ट बी अ डिफाइंड टेरिटरी, देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जब तक भूमि नहीं होंगी तो हवा में राष्ट्र नहीं बनते। सिर्फ भूमि है हमारे पास, टेरिटरी है, वी डू नॉट हैव द पॉपुलेशन, तो भी राष्ट्र निर्माण नहीं होते। पॉपुलेशन ऐसा भी नहीं चलेगा कि टेम्पररी आया और चला गया। एक मैन मिशन हमने शुरू किया, मून पे लैंड किया और एक टेरिटरी को मार्क कर दिया वहां पर और कहा कि यह आज से मून इंडिया, कि मून पर का इंडिया है। तो मेयरली टेम्पररी presence of population will not constitute a nation. To constitute a nation, we need to have a defined territory, यानी भूभाग, इस अर्थ के किसी न किसी हिस्से को क्लेम करना होगा। So, defined territory, then a set of population, those who are having faith in that land, those who can sacrifice even their life to defend that territory. So, defined territory, set of population, and system of governance. And when I say system of governance, तो फिर वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अलग अलग प्रकार की दुनिया में समय समय पर टेस्ट होते रहती। एंड ग्रीक सिटीज वेर एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उनको हम कहते हैं कि ग्रीक सिटी कंट्रीज। वहां पर फिर उन्होंने मोनार्की को भी, मोनार्की तो सारी दुनिया ने देखी है, किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ओलिगार्ची को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसी में से एक चर्न आउट होकर जो सिस्टम सारी दुनिया को मिली वो है एक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और द गवर्नमेंट वेयर बाय मैक्सिमम अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री हु कॉन्स्टिट्यूट दैट कंट्री। यानी अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, टेरिटरी है और पॉपुलेशन के बारे में बताया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस कानून से एक राष्ट्र की निर्मित हो गई। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो, और इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो, सारे फेडरल हो या सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। बट कॉन्स्टिट्यूशन essentially gives you complete picture about a nation, and therefore I always refer the constitution as a document which constitutes a nation. तो किसी भी राष्ट्र के बारे में आपको जानना हो, if you are getting an opportunity to visit a particular country, I always recommend you should go through the constitution of that country, so that you will be having the basic idea कि what kind of polity is there, वहां किस प्रकार का शासन है, what are the rights enjoyed by the people in that country, what is prohibited, what is not. We are not going into the penal statute immediately. We are saying that what are the basic values, norms based upon which that country is in existence. तो भारतीय संविधान में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का पार्ट आता है, उसमें हमने देखा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, एडॉप्टेड। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है जो राष्ट्र की संरचना करता है। और इसलिए इसमें आपको इसेंशियली 3 बातें दिखाई देंगी। एक तो भूभाग, कि उस देश का भूभाग कहाँ तक है और उस देश के नागरिक किसे कहते हैं, और तीसरा उस देश में किस प्रकार की सरकार यानी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का वहां पर क्या तरीका है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है। आप लोग अगर नोट्स ले रहे हैं तो यू शुड हैव मेक इट अ पॉइंट टू राइट कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे,
So first of all, Constitution is the king of the laws. Then Constitution constitutes a nation. And when I say that Constitution constitutes a nation, any Constitution, open it from any country, and you will see the three basic provisions in the Constitution. American Constitution comprises of seven articles only, and it was completed in 4 months only. But still, be it Indian Constitution or any Constitution world over, it has to define how you are constituting this different political entity, and therefore geographical limits, population, and the system of governance. तो यहाँ तक अगर हम आ गए हैं तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी मॉडर्न कंसेप्ट है, एंड इट इज ओनली आफ्टर द वेस्टर्न वर्ल्ड got modernized, यानी whether it is the outcome of the Western rule in India, that is why we are having the Constitution. Because if we look at the British rule, India being a colony of Britain, the history doesn't go beyond year 1600 when East India Company was constituted with the monopoly right to trade into the East. Because recently they got a new sea route to connect to the East, and therefore monopoly rights were conferred over a company. Company was consisting of some rich people from Britain, and one of the partner was even the royal family. So East India Company got the monopoly right to trade in the East. And history is around of 400 years only. 400 years from the day of incorporation of this East India Company. उनको अपने पैर जमाने में, यहाँ आने में, बिजनेस करने में और धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राप्त करने में करीबन 125 साल लग गए, 150 साल लग गए. और जब वो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट या गवर्नेंस में आ गए, when they got a right to collect the taxes and maintain the army. देखो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना बिजनेस एरिया डिमार्क कर लिया. फिर वहाँ लोकल प्रिंसली स्टेट्स कहते थे हमको यहाँ पर हमारे कानून से रहने दो. सो दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन लॉज विद इन दैट एरिया. फिर उन्होंने कहा कि हमारे एरिया की सुरक्षा भी हम करेंगे. फिर उन्होंने कहा कि आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, आप मंथली या एनुअली हमारे से पैसा ले लीजिए. और रिसेंटली क्या हुआ पता है, पाकिस्तान में चाइनीज लोगों पर अटैक होने लगे. एंड व्हाट चाइना डिमांडेड फ्रॉम पाकिस्तान? लाइसेंस टू मेंटेन इट्स ओन आर्मी टू डिफेंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान. सो वी आर स्क्वेयरली एंड फेयरली रिपीटिंग द हिस्ट्री. हिस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ. somebody came as a businessman, then they got rights, and then they wanted to maintain the armies. And recently China demanded that their army should be allowed to defend their territories in that country. तो हम लोग तो ये सारा इतिहास देख चुके हैं. It is nothing but the repetition of the history ऐसा लगता है. But we are not concerned much with what is happening in the Pakistan. तो क्या ये ब्रिटिशर्स की जो 400 साल की हिस्ट्री हमारे पास है, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा कुछ इस देश में हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? We should go into the history of the constitution now. Anybody from you, can you tell me something which is prior to the British era and you can link it up to the constitution? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में चर्चा करते हुए कुछ पुरानी बातें या कुछ would you like to share? Anybody? You can raise the hand and then Raghav. Yeah, Rohan, please. Rohan has an idea, sir. Maybe let me give a try. Sir, if we see the pre-colonial era, sir, we can trace a bit of constitutional
values, or we can trace the constitution even to the Ashokan edicts, which we have found across the Indian subcontinent, sir, where he gives commands to his officers, or he talks to the citizens of his, talks to his people. Also, there are certain legal documents which, as we see, the with Niti Sara of Kamandaka, and most importantly, I guess, regarding governance and administration, it would be incomplete if we miss out talking about the Arthashastra by Kautilya. So this is what I would like to share, sir. Very good. That is what I was about to share. Sir, Ayushi So, also Rohan has something to add. Yeah, go ahead. Sir, I think even before the Kautilya modern era, we can date the constitution back to something called as Ram Rajya, a concept that has been there since time immemorial from the Vedic ages. So we had a brief idea, or we knew what is meant by an ideal nation, or how should the governance function, and we imbibed it from a concept called as Ram Rajya, which has also been imbibed into our constitution. Because as we know, the fundamental rights wala portion actually contains a picture of Sri Ram. And thereafter, in the ancient and in the, if we study the ancient era, the Harappan civilization or the Dholavira civilization, they also had certain rules of governing the society. They were properly planned in the sense. And I think those rules, even as you said, that a constitution constitutes the nation. So define the three things that specified, I think they actually conform to all those three things, and they could be labeled as a constitution. Further, in the medieval era, as sir said, even I would add Arthashastra is definitely an authority by Chanakya, but even in the further south, like Cholas and other people, and even if we go further ahead in time, I think the Marathas, the Shivaji Maharaj was he had the most organized constitution and the most organized system of governance. We actually took cues from it while drafting our own constitution, and later obviously the rest. Yes, thank you. Nice to know, Ayushi. So two of our participants, Rohan and Ayushi, they have rightly thrown some light on the historical background, or in the past what was there similar to the constitution. In the modern time we call it as a constitution. Earlier usko hum shayad Raj Dharma, because it speaks about the responsibilities and duties of the ruler, and the constitution is mainly concerned with the state's responsibility towards its subject. So स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट हो या राजा की जिम्मेदारी प्रजा के प्रति हो, राजधर्म could be equated with the modern constitution. I think so. And therefore, if we have to go in reverse order, so before Christ, around 310 years before, there was a period of Ashoka's Chakravarti Samrat he was. So he was having some rules and regulation for the governance of the entire Rashtra, which was spread over more than one continent. So Ashoka के पहले उनके father थे Bindusar. He was also having his code of conduct for the king. और बिंदुसार के पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जहां पर हम आते हैं कौटिल्य या फिर चाणक्य. एंड अगर आप लोग राज्यसभा टीवी देखते हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सीरीज बनाकर रखा हुआ है, और उसमें उन्होंने दिए हुए कन्वर्सेशंस बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज गुरु, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य. तो एक सवाल वो राजा पूछते हैं और उसका ये जवाब देते हैं. दैट सीरीज इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू मस्ट गो थ्रू दैट. तो वहां पर आपको समझेगा कि राजधर्म का एग्जिस्टेंस यहाँ पर
काफी पहले से। उसके पहले फिर जैसा कि आयुष ने कहा कि उसके पहले के भी कई सारे डायनेस्टीज में, जिनका कि अभी हमारे पास हिस्टोरिकल अकाउंट बहुत कम है, बट राजा और राजधर्म, इसी पर तो इस देश का मेजॉरिटी पॉपुलेशन का धर्म टिका हुआ है। बिकॉज वी कम टू नो दैट कि एक राम नाम के राजा हुआ करते थे और उनके यहाँ जो राजधर्म था वो इस लेवल पर था, इस हाइट पर था कि जनता को इतना फ्रीडम था कि वो रानी के बारे में भी अपने विचार रख सकते थे। सो उसी को हमने उस धर्म को ही पूजना शुरू कर दिया और दैट बिकम्स अ रिलीजन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री। तो वी आर नॉट, दिस इज नॉट न्यू फॉर अस टू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ लॉ, सुप्रीम लॉ फॉर द लैंड or the rules regarding state's behavior toward its citizen। तो राष्ट्र कैसे चलेगा और राजा का क्या धर्म होगा प्रजा के प्रति, ये बातें जानना हमारे लिए बहुत कुछ नया नहीं है। हिस्टोरिकली वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। वर्ल्ड के जो 2-4 पुराने सिविलाइजेशन है जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें से इंडिक सिविलाइजेशन। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट न्यू। और I personally believe that is why when we study the constitution it appeals us more than anybody else। जब भी हम संविधान की पढ़ाई करना शुरू करते हैं हम लोग बहते चले जाते हैं। जैसे अध्यात्म का आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उसमें आपका मन लग जाता है, वैसे ही संविधान का मैंने अनुभव किया है कि जो भी व्यक्ति संविधान की पढ़ाई शुरू करता है वो खो जाता है, बिकॉज इट इज जेनेटिकली इनग्रेन्ड अपॉन अस। We are of that kind कि whereby we always believe in the law and the highest law being the constitution, we always believe in the constitution, राज धर्म। जैसा कि आयुष ने कहा था मराठा साम्राज्य में, तो शिवाजी महाराज के बाद जब संभाजी उनका कोरोनेशन हो रहा था तो उनको उनके जो भट्ट थे, वो गागा भट्ट थे या somebody else, उन्होंने जो बुक गिफ्ट की थी वो थी दंड संहिता। अवेलेबल है इंटरनेट पर, दंड संहिता उस समय। सो पेनल कोड भी हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन इट वाज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पेनाल्टीज, वी वर हैविंग द राज धर्म, राज कोड, और वो सारा हमने देखा है। इसलिए शायद जेनेटिकली इट अपील्स अस मोर टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस कंट्री विथ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, और सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, वी आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, इतना डिफरेंस है, फिर भी 1.3 बिलियन पीपल आर लिविंग एंड प्रॉस्परिंग टुगेदर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाई वी आर सो मच इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज इनग्रेन्ड अपॉन आवर जीन्स, हमारे डीएनए में है वो, और इसीलिए शायद हमको ये अपील भी करता है। तो अगर हम ओल्ड कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहे तो वी कैन इक्वेट इट विथ राजधर्म, और राजधर्म इज नॉट न्यू फॉर अस एंड वी हैव सीन दैट कि ग्रेट किंग्स और डायनेस्टीज इस देश में हुए हैं। तो ये सारा राजधर्म का ही मॉडर्न स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें लगती है वगैरह वगैरह, लेकिन इसका जो तीसरा कंपोनेंट है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसमें लेकर वैरायटी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के अलग अलग संविधान सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अलग अलग एडॉप्ट करते हैं, यानी कई बार उसमें फर्क देखा। देश को गवर्न करना है, चलाना है, तो उसको चलाने के लिए एक बात संविधान में कॉमन होती है, फिर वो कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि अगर देश चलाना है, एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ करना है, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, एंड एवरीबडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटीज। अगर हर व्यक्ति को उसकी क्षमता का पूर्ण विकास कर अपना प्रोग्रेस करने का इन्वायरमेंट अवेलेबल करा कर देना है,
तो फिर वो भारतीय संविधान हो जो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करता हो, या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी जगह पर हमारे को गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट को 3 कंपार्टमेंट में फिर से डिवाइड करना पड़ता है। वो फिर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से आप बनाते हो, whatever may be the form of the government, but there shall always be the 3 different arms or the organs of the state through which it will perform its function. तो संविधान अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये 3 ऑर्गन आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मिले, वो भी आपको पहले समझ लेना है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो फिर किंग भी हुआ करते थे, तो वहां पर भी कानून बनाने के लिए एक व्यवस्था हुआ करती थी, न्याय देने के लिए एक व्यवस्था हुआ करती थी, और कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए एक व्यवस्था हुआ करती थी। तो जो कुछ भी कार्य इतने बड़े पैमाने पर करना है कि जिसको हम नेशनल एक्टिविटी कहेंगे या देश को गवर्न करने वाली एक्टिविटी कहेंगे, तो दैट कैन नॉट बी विदाउट मेकिंग द लॉज। प्रेजेंस ऑफ लॉ इज एज एंशिएंट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट ये आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। यानी वेराइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन whatever may be the form of government any constitution has adopted, you will see that there shall be mention of legislature, a legislative body who shall be making the laws. Not only the legislature, there shall be executive who shall be executing the actions as per the law. So whatever law is made, in order to execute it, there shall be another body called as executive. And both the body, executives and legislature, shall perform the function as designated to it by the law, or law should perform the functions as it is. There should be proper interpretation of the law, and therefore there is always a requirement of third of the state, and that is the judiciary. So legislature, executive and judiciary. And what are the functions of judiciary? To interpret the law, that means to give the proper interpretation of the law, and to examine the actions of the executives, whether they are in conformity with the law or not. So that is how 3 organs of the states are found in any other constitution, and so also in the Constitution of India. Now, I told you that there could be different constitutions, but after Second World War, when entire world experienced the pain of being egoistic, calling yourself supreme, and looking at others as if they are not equals with you, इस सारे का परिणाम ये हुआ कि सारी दुनिया ने एक भयानक, बहुत बड़ा विनाश देखा, बहुत बड़ा संहार देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर के रूप में। और इसलिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सारी दुनिया में एक ही प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा मिला, वो था डेमोक्रेसी। Most of the countries, those who were colonies till now, they were conferred with the independence. सारे independent थे. Those who got their independence, most of them adopted the democracy as the form of government. और इसलिए हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस आर फाउंड विद द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी में भी हमको 2 बातें देखने मिलती। कुछ कंट्रीज जो कि अभी तक ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी,
और इसलिए इन कंट्रीज का पैसा, इन कंट्रीज के रिसोर्सेस ब्रिटेन जाते थे। ब्रिटेन से हो सकता है कि उस ब्रिटेन का जिस पर राज हो ऐसा दूसरा कॉलोनियल स्टेट में वो पैसा खर्च होता था। तो ये जो कॉलोनियल स्टेट थे उनको उन्होंने नाम दिया कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते और कितने कंट्री उसमें हिस्सा लेते। तो ये सारे कंट्री का पैसा मिक्स हो गया है ऐसा हम मानते। तो ये सारे कंट्रीज कहाँ से फ्री हुए? ब्रिटिश रूल से। अब ब्रिटिश रूल से फ्री होने के कारण वहां पर जो भी कानून का इंट्रोडक्शन उन देशों में हुआ ज्यादातर ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल पीरियड में हुआ। और ब्रिटिश रूल्स जो थे, वहां के जो कानून थे, स्वाभाविक रूप से वैसी ही व्यवस्था इन देशों में दिखाई देती है। और इसलिए दुनिया में जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आज हमको दिखाई देते हैं ज्यादातर, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं और दूसरा इट स्पीक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर द कॉमनवेल्थ कंट्रीज who have got their freedom after breaking the shackles of British rule. और उस वजह से जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था उसी को कॉपी किया हुआ ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिखता है और उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट में भी बाय कैमरल, वैसा ही डायरकी कहते या फेडरेशन कहते, क्योंकि बड़ा एम्पायर था और उनको सारे के सारे पावर खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। यूनिटरी फॉर्म में इतने सारे देशों को चलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ। सेंटर के पास कुछ पावर, स्टेट के पास कुछ पावर, कॉलोनीज में भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट हुआ। और इसलिए हमको फेडरल स्टेट्स ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश करते हुए दिखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच establishes dual governments, distribution of power between the general government and regional government. You may call it as a central government and state government. You can call it as a federal government and state government, federal government and provincial government. But distribution of powers between two states and written distribution between two states, two powers or the two governments, and the existence of two governments to govern the same set of population, यानी दोनों के सिटीजन अलग अलग नहीं, तो एक ही पॉपुलेशन को जब दो सेट ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करते हैं, इस प्रकार की रचना को जो संविधान निर्मित करते हैं, उन संविधान को हमने नाम दिया कि दीज आर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे हैव एडॉप्टेड। और हम सारे फॉर्म्स में नहीं जाएंगे, लेकिन टू बेसिक फॉर्म्स हमको मालूम होने चाहिए। द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फॉर्म्स, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे कि ये जानना क्यों जरूरी है, व्हाई आई शुड know whether the constitution is a federal constitution or unitary constitution। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बिलीव करते हैं, आपका अगर उससे कोई संपर्क आता है भविष्य में, तो while dealing by one nation to another nation, first of all that country will try to know whether it is a federal state, unitary state, with whom I should speak, who is enjoying the authority to enter into an agreement, etc. etc. शिंजो एब, उनका डेथ हो गया, असैसिनेशन हुआ और सारे न्यूज़पेपर मीडिया में उनकी बातें आने लगी। एंड देन केम द न्यूज कि मोदी जी के संबंध उनसे कैसे थे। एंड देन मोदी जी शेयर्स हिज एक्सपीरियंस एज एन आर्टिकल इन ऑल द लीडिंग न्यूज़पेपर कि आई वाज हैविंग रिलेशन विद शिंजो एब इवन प्रायर टू आई बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अब 2007 में when he was chief minister of a state in India, he was having relationship with the
प्रीमियर ऑफ अनदर कंट्री, यानी किसी कंट्री के हेड से हमारे यहाँ पर एक स्टेट के हेड प्राइम चीफ मिनिस्टर, उनके भी संबंध बने। क्यों? बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट within their own sphere, subjects which are assigned to the state. तो ऐसा एक रचना कि जहां पर दो गवर्नमेंट्स होंगी, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जिन सब्जेक्ट पर अधिकार स्टेट को दिए गए हैं, सेंटर विल नॉट हैव एनी से इन दैट। अमेरिका तो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम हमको दिखाई देता है कि सारे के सारे पावर्स उन्होंने ऐसे छोड़ के रख दिए, गिनकर 3-4 पावर स्टेट ने फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर किए हैं इन लिeu ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी टू बी कैटर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि हम सारे स्टेट आपके पास आएंगे, आपको हमारा ये अधिकार हम सरेंडर कर रहे हैं टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या फिर कुछ तो भी, और इसके बदले में आप हमारी सुरक्षा की गारंटी देंगे कि हम सारे स्टेट्स अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे, आप आर्मी मेंटेन करें। तो दे हैव द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन कन्फर्ड और गिवन टू द सेंटर, और जो सब्जेक्ट उसमें नहीं लिखे पास के अलावा वो सारे सब्जेक्ट में स्टेट्स को। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द मोस्ट आइडियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज सो स्ट्रिक्ट, कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती, कुछ ओवरलैपिंग नहीं होता। सो द कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टैब्लिशेस सच ऑफ अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दो सरकारें, दोनों में विषयों का विभाजन, दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेंगी, न स्टेट गवर्नमेंट के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेंगी। ऐसे जो संविधान होते हैं उनको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जानना चाहूँ, तो वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके टेस्ट के 5 पॉइंट का टेस्ट ये कन्वेंशनली डेवलप हो गया है टू टैग पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, इट मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे ये कौन सा टेस्ट हुआ? तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर अनरिटन। अब ये अनरिटन मतलब क्या होता है? तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स which are to be presumed, and in case of any ambiguity about the understanding about that constitution, the judiciary will say that it is within our constitution or beyond our constitution. यानी सारा का सारा जुडिशियल जजमेंट्स के आधार पर आप तय करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं। लेकिन ब्रिटेन is having unwritten constitution, so then you cannot call it as a federal unitary constitution because it is unwritten constitution. तो पहले ही टेस्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। तो फर्स्ट essential requirement for tagging a particular constitution as a federal is that it must be written. और मैं आपको बता चुका हूँ क्यों हम इसको जानना चाह रहे हैं, not for your examination or something like that, but you, whenever you start reading or understanding the constitution of any country, or you want to deal with any other country, you should know whether that state is a federal state or a unitary state, and what are the powers enjoyed by the union or the state. तो इसलिए हम ये क्विक रिव्यू कर रहे हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो ही उसको फेडरल कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। पावर मीन्स सब्जेक्ट, कि इन विषयों पर, जैसे ही इंडिया में हम देखते हैं कि डिफेंस ऑफ द कंट्री इज द यूनियन सब्जेक्ट, सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेंस ही यूनियन का सब्जेक्ट। कॉइन एंड करेंसी हमने यूनियन का सब्जेक्ट बना के रखा है। हर स्टेट में अपनी अलग अलग करेंसी नहीं है कि हम तो दिनार चला रहे हैं, हम रूबल चला रहे हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ डॉलर्स में बिजनेस हो रहा है।
या हमने शिवाजी महाराज का फोटो रखा है अपने नोट पर, वेस्ट बंगाल में सुभाष चंद्र बोस का फोटो दिख रहा है, ऐसा नहीं है. इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सो कॉइन एंड करेंसी, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सक्लूसिव यूनियन का सब्जेक्ट रखा है. फिर हमने जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी स्टेट के अधिकार में नहीं रखे, माइनर रिसोर्सेस रखे, लेकिन जो मेजर रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन है वो सारा सेंट्रल सब्जेक्ट बना के. कोस्ट लाइन इश्यूज सारे हमने सेंटर के बनाकर रखे. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मस्ट बी देयर. There must be two governments, general government and regional government. Then there must be distribution of powers. And there must be an independent judiciary to examine whether any body has encroached upon the subject mentioned in another's list. तो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो किसी संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. अब अगर मैं ये टेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा. I need not even ask you if these are the tests, that it must be written, there must be two sets of government must be working on the same set of population, and there must be distribution of powers between the two governments, and there should exist an independent judiciary. तो ये बातें तो आप बोलेंगे कि सर क्या पूछ रहे हैं. छोटा बच्चा भी जिनके सामने आप ये बातें करोगे वो बता देगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑल दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कुछ सवाल या निशान फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर पर लग गए. पहली बात बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पूछे तो कुछ एम्बिग्यूटी मन में नहीं रखना है, स्ट्रेट आंसर होना चाहिए कि इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर फुलफिल्ड. लेकिन उस पर सवाल क्यों लगाए जाते हैं? नंबर 1, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. हम स्टेट गवर्नमेंट के पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के पावर पार्लियामेंट पर कन्फर्ट कर देते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दे देते हैं. तो इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी इट बिहेव्स लाइक अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बाय पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अपॉन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेंगे मतलब आपने क्या किया, स्टेट का सब्जेक्ट उठा के पार्लियामेंट को दे दिया. बिकॉज 2-3 स्टेट्स हैव requested the parliament to make the law, या फिर because the Rajya Sabha, which is nothing but the representative body of the state, have decided to have the law on the subject mentioned in the state list. यानी जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है आपने उसको कितना फ्लेक्सिबल करके रख दिया. And therefore there are questions on the federal character of Indian Constitution. सब्जेक्ट स्टेट का है, लॉ बना रहा है सेंटर. इमरजेंसी में तो सारी हालत खराब. स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड इज द गवर्नर, एंड हु अपॉइंट्स द गवर्नर? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. सो वेयर इज द इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट if the executive head of the state is being appointed by the central executive head? And therefore again the federal character of Indian Constitution is being questioned. And therefore some of the authors, jurists, they have given the answers like this, that Indian Constitution is a federal constitution with certain unitary features. यानी फिर हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला कि ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज हैविंग सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड unitary constitution. But that answer is wrong, my dear friends. That could be an explanation to the objections raised over the federal character of Indian Constitution. But your answer and the correct answer can simply be Indian Constitution is a federal constitution. Is that clear? So we are now in possession and knowledge of the nature of the modern constitution. History of the constitution हमने देखा, then we have seen that
the modern constitutions could be unitary or federal. An Indian constitution is a federal constitution with certain unitary features. वो explanation. अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा एक दिन के हिसाब से. आई थिंक यू आर नॉट ओवरबर्डन्ड, क्योंकि हमारे पास समय कम है. व्हाट आई थिंक कि हमारा एक एक सेशन कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए, उसमें बहुत कुछ कवर हो जाना चाहिए, सो दैट 3-4-5 महीने में हम लोग ये सब फिनिश कर सके. तो ये सब एंशियंट हिस्ट्री भी हमने देख ली, मॉडर्न टाइप्स भी देख लिए, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने समझ लिया थोड़ा बहुत. कॉन्स्टिट्यूशन का महात्मा क्या है, महत्व क्या है, वो भी हमने देखा. तो ये सब जानने के बाद अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. अगर मैं आज का भारत का संविधान उसकी बात करूं, so Indian Constitution, the majority of its provision came into force on the 26th January 1950. It was adopted, enacted and given to ourselves by the Constituent Assembly on the 26th November 1949. The Constituent Assembly was constituted as per the recommendation of the Cabinet Mission, which was sent from the Britain, consisting of 3 cabinet ministers, to decide the modalities of conferring the independence to India. And that Constituent Assembly sat for the first time on 9th December 1946. Then there was no declaration or decision regarding partition of India, because before Cabinet Mission there was another mission sent by the Britain. We call it as a Cripps Mission. Prior to that, Simon Commission. We had so many. But Constituent Assembly, which constituted this constitution or which drafted this constitution, set for the first time on 9th December 1946, much before the declaration of Indian Constitution, much before declaration of partition of this land into 2 dominions of the Pakistan and India. Constituent Assembly was the result of the persistent demand for home rule. And this demand was not answered immediately in one stroke, because some of the leaders demanded that there should be establishment of Constituent Assembly for the Swaraj or the independent India. और पहली बार ब्रिटेन ने कुछ हमारी डिमांड को स्वीकार किया और सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई, ऐसा नहीं. उसके पहले की भी हिस्ट्री. द फ्रीडम स्ट्रगल वाज हैपनिंग 1857 से, तो इंटेंस चल रही थी. सो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्हाट इज द हिस्ट्री? हाउ कम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस? नो डाउट इट सैट फॉर द फर्स्ट टाइम on 9th December 1946. But prior to that also, the government in the Britain, they wanted to satisfy the demand of the leaders who were involved in the freedom struggle in India. And therefore, we were having at place the Government of India Act 1935. We can call it as the constitution of that time, because Government of India Act 1935 was the law prescribing the governance for this country, or Raj Dharma, or the state rule, provisions regarding governance of this territory called as a colonial India, British India. And therefore, if we go into the history of making into the constitution, we have to travel beyond the Constituent Assembly. And if I have to travel beyond the Constituent Assembly, then I reach to the Government of India Act 1935.
which was the result of persistent demand and dissatisfaction shown by the freedom fighters against the provisions of the Government of India Act 1919. Because Government of India Act 1919 doesn't satisfy the demand of the freedom fighters, and it was giving birth to more and more revolutionary people coming across the government rule. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया, उसके प्रावधानों से यहाँ का फ्रीडम में जो यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी, उसमें जो भाग लेने वाले लोग थे, उसमें जो भाग लेने वाली पार्टियां थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या फिर मुस्लिम लीग था या और भी जो भी पार्टियां थी यहाँ पर, वो सेटिस्फाइड नहीं थी और उसका जोर शोर से विरोध हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें 19 में जो प्रावधान किए गए थे, जैसे कि हमको ड्यूअल गवर्नमेंट चाहिए था, मोर रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जो चीजें 1919 के कानून में नहीं थी वो 1935 के कानून में हमको दी गई। यानी 1935 के कानून में यहाँ पर जो जितने भी प्रोविंस थे, उन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली में अब इलेक्टेड इंडियंस की मेजॉरिटी हो गई थी, यानी देयर कुड बी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। लेकिन ऑटोनॉमी और पावर स्टेट को कितने थे, प्रोविंसेस को कितने थे, इस वजह से उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं मिली थी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर भी डिसकंटेंट था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो काफी कुछ मिल गया था, आपके प्रोविंस तो आपके हो गए थे। 19 को लेकर तो बहुत असंतोष था। और 19 का एक्ट क्यों आया, उसके पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से आपने एक्ट नहीं निकाले, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में व्हेन द ब्रिटिशर्स वांटेड दैट इंडियन सोल्जर टू फाइट ऑन देयर साइड, तो अनलेस एंड अनटिल दे कंसीड टू द डिमांड, वो सेम डिमांड सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज्यादा जोर शोर से रखी। आखिरी में गांधी जी तैयार हो गए कि ओके, आवर सोल्जर्स विल फाइट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड एट द एंड ऑफ द वॉर दे मे थिंक ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस एंड स्वराज टू इंडिया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम चाहते थे कि हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। तो ये सारे जो भी इवेंट्स हुए हैं, दे हैव कल्मिनेटेड इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक दिन की लड़ाई का रिजल्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, वहीं से हमें कुछ न कुछ अधिकार मिलने की शुरुआत हो गई थी। We were demanding something and they were conceding to our demand, slowly but steadily, कुछ न कुछ, और फिर हमने उसमें बढ़ोतरी करते चले गए। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का समय आया तो देयर वेर द प्रोविंसेस ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, यानी बॉम्बे प्रोविंस, ऐसे 9-10 प्रोविंस थे जहां पर गवर्नर हुआ करते थे। ऐसे ही प्रिंसली स्टेट्स के ग्रुप बनाकर उनका भी राष्ट्र प्रमुख हुआ करता था। सो बाय एंड लार्ज वी वर मूविंग टुवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस, और ऐसा लगने लगा था कि अब भारत को आजादी जल्दी ही मिलने वाली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जानते वक्त इस हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट when they actually took reins in their hand, क्योंकि कंपनी का करप्शन इतना बढ़ गया था, कंपनी वाज डी फैक्टो द रूलर ऑफ दिस कंट्री, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, they were making money to such an extent कि on their return to England they were designated as नवाब्स। इतना करप्शन हो गया कि अल्टीमेटली कंपनी sought monetary grants from the British government in order to deal with the first freedom revolution in India। 1857 का जो यहाँ पर
बहुत बड़ी क्रांति हुई, तो कंपनी, जो अभी तक ब्रिटिश रूलर डायरेक्टली हमारे पास रूल नहीं कर रहे थे, कंपनी रूल कर रही थी, उनको लगा कि इतना करप्शन था कि उनके पास पैसे कम पड़ गए, उनको इस क्रांति को संभालना मुश्किल हो गया, और इसलिए वो पहुंचे ब्रिटेन के राजा के पास कि आप हमारे को मदद करिए, इंडिया हाथ से चला जाएगा। और इंडिया हाथ चला गया तो ब्रिटेन, जिसको कि हम आज एक एम्पायर कहते हैं, कि जिसमें कभी सूरज का अंत नहीं होता, ढलता नहीं है सूरज, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी कोने में दिन होता है, वहां तक आपका राज फैला हुआ है। अगर उसमें से इंडिया अगर निकल गया, आप फिर कोई इतने बड़े, जिसको हम कहते हैं कि सम्राट, नहीं रह जाओगे। और इसलिए फिर देन 1860 का चार्टर एक्ट ऑफ 1860, whereby the reins of India were directly taken by the crown of India. ये हिस्ट्री है। और जैसी क्राउन ने लिया अपने हाथ में, तो फिर वहां से इंडिया को गवर्न करने के लिए यहाँ पर गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल्स, जनरल्स फॉर द प्रोविंसेस, देन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और एक समय ऐसा आ गया कि इंग्लैंड में हाई कमीशन एंड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया ब्रिटेन डेजिग्नेट करता था, एंड इंडिया वाज द मेंबर टू द लीग ऑफ नेशन वगैरह, क्योंकि हाई कमीशन बन गया। तो ये सारा ग्रोथ जो है वो 1860 और 1860 के पहले कंपनी के रूल में, जो अलग अलग वहां से उनके कंपनी के हेड बनकर आते थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड ऑल दैट इज द लीगल हिस्ट्री, हम उतने पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन संविधान का मेकिंग अगर हमको पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, 19 और उसके पहले का सारे चार्टर एक्ट्स ऑफ 1860, वहां से लेकर धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्रोथ होती चली गई, वो सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट वाज नॉट वन डे इवेंट दैट इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, ऐसा ब्रिटेन ने तय कर लिया कि इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की व्यवस्था लगा कर देनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा कौन, कैसे प्रतिनिधि आएंगे? तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ऑलरेडी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ कदम बढ़ा लिया था, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर नंबरिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत थोड़े से नॉमिनेशन बचे थे, ज्यादातर इलेक्टेड थे। तो जितनी भी ये प्रोविंशियल असेंबलीज थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनमें से प्रतिनिधि, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, ऐसा तय हुआ। अब कैसे जाएंगे? आसाम की प्रोविंशियल असेंबली और सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के साइज में तो काफी फर्क था। तो रिप्रेजेंटेशन देते वक्त तय हुआ कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दोज प्रोविंसेस व्हिच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देयरफॉर दे वर कॉल्ड एज ब्रिटिश प्रोविंसेस, वहां के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर आए हुए सदस्य है, वो उतने प्रतिनिधि वहां भेजेंगे जितनी की उस स्टेट की पॉपुलेशन है, उसके प्रपोर्शन। और ये जो प्रपोर्शन था उस वक्त जो तय किया गया था, वो था ऑन एन एवरेज 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन। यानी अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो वहां के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से 20 सदस्य, मिलियन यानी 10 लाख। तो ऐसा सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से गवर्नमेंट प्रोविंसेस जितने थे, उसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर भेजे गए। उसमें भी इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि हमारे अगर 20 सदस्य जा रहे हैं, तो स्टेट में हिंदू का पॉपुलेशन, मुस्लिम, सिख, तो ऐसा जनरली रिप्रेजेंटेटिव चुनते वक्त स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने कम्युनिटीज का भी ध्यान रखा। और ऐसे सारे प्रोविंशियल असेंबलीज में से मिलकर
292 members. Plus there were princely states, जो अभी भी प्रिंसली स्टेट्स के नाम पर ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे. They had the agreement with the prince कि आप टैक्स वसूल करेंगे, आप टेरिटरी को गवर्न करेंगे और सालाना मुझे इसका पैसा देंगे. तो ऐसे सारे प्रिंसली स्टेट्स मिलाकर 93 रिप्रेजेंटेटिव्स. तो 292 फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज, 93 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि. देखिए संविधान बनाने के लिए कौन कौन बैठे. तो भारत की जनता ने जिनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर दिया, उनके 292 प्रतिनिधि, 93 प्रिंसली स्टेट्स के, और 4 ऐसे रीजन थे कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी उन प्रोविंसेस को, लेकिन गवर्नर वाले नहीं थे. आज की हम जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ऐसे 4 जहाँ पर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ऐसे असेंबलीज में से 4. तो 4 चीफ कमिश्नर्स असेंबलीज, जैसे मेवाड़, अजमेर एंड मेवाड़ मिलाकर एक हुआ करता था, हैदराबाद, ऐसे कुछ होंगे एग्जैक्टली तो अभी हम उतने डीप में नहीं जा सकते. तो 4 चीफ कमिश्नर्स टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, वो 4 292 जो इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनमें से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, और 93 प्रिंसली स्टेट के. ऐसा 389 का हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया. उसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. और उसको एक ही टास्क दिया, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के लिए संविधान ड्राफ्ट करना. अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 203 मेंबर 292 में के वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनकर आए थे. 73 जो है वो मुस्लिम लीग कर चुन के आए थे, और बचे हुए जो मेंबर थे वो अदर थे. फिर वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पार्टी के हो सकते हैं, हिंदू महासभा के हो सकते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वेर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ. लेकिन पहले दिन से ही मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी प्रोसीडिंग में हिस्सा हम नहीं लेंगे ऐसा तय कर लिया. They never sat in the Constituent Assembly. They had the demand of a separate Pakistan. तो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, अपने इलेक्शन सदस्य भी बनाए, लेकिन they always reserve with their stand. They stood firm कि we will not take part in the formation of the Constitution of India. We wanted to have the separate constitution for a part of India, an independent state. और फिर उसका परिणाम हमको मालूम है कि 14 अगस्त को जुलाई 27 को डिक्लेरेशन हो गया कि हम 2 स्टेट बना रहे हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया. और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पुनर्गठन हुआ, और फिर उसकी संख्या रही 299. उसमें से कुछ सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले परलोक सिधार है वगैरह वगैरह. बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली with sovereign power to make the constitution for India, free India, was reorganized with the membership of 299 members, which was consisting of the representatives of the princely states and the elected representatives of the state provincial assemblies and the chief commissioners assemblies. तो ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले विद द लिमिटेड पावर्स, क्या आप अपना संविधान कैसे बना सकते हैं उसकी संभावना खोजने के लिए. और जब भारत एक अलग स्वतंत्र देश बनेगा ये तय हो गया, डिक्लेयर हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो गया, तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रीऑर्गेनाइज किया हमने. उसका फिर से नाम रखा
यानी उसके सदस्यों को रीऑर्गेनाइज किया, सदस्य बदलाए नहीं हम, लेकिन अब जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ जाना था उस प्रोविंसेस से आए हुए सदस्य उधर चले गए और ऐसा करके अब ये 299 मेंबर्स की कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके काम किया फ्रॉम द 14th अगस्त 1947। वहां से फिर 299 मेंबर्स रहे। तो ये सदस्यों की संख्या आपके समझ में आ गई। इसमें 15 वीमेन थे, अराउंड 300 में 15, मतलब कितना परसेंट हुआ? सो बेयरली 5% मेंबर्स वेयर फ्रॉम वीमेन, म्हणजे हाफ of the population was represented by 15 members. Attempt was made while selecting the candidate to be sent to the Constituent Assembly that they should represent Hindu, Muslim, Sikh, and therefore some of the members were Muslim also, who decided to retain or remain in India, and they were also member of some prominent Muslim members, means Maulana Abdul Kalam and ताहिर हुसैन। तो कुछ बहुत इंटेलेक्चुअली हाई ऐसे मुस्लिम भी उसमें मेंबर थे, यानी जिन्होंने मुस्लिमों के बारे में जब विषय रखा गया कि उनको ये आज़ादी देनी चाहिए वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी दे अपोज गिविंग एक्स्ट्रा पावर्स और द स्पेशल ट्रीटमेंट टू द मुस्लिम्स हु रिमेन इन इंडिया। उन्होंने कहा कि सबके लिए समान रहेगा। ऐसे भी कई सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर 26 नवंबर 1949 को हमने ये संविधान स्वीकार किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चर्चा हुई, कौन से विषय पर क्या चर्चा हुई, ये हम समय समय पर देखेंगे। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे स्टेट की डेफिनेशन ऐसी क्यों है, जब हम प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल ऐसी क्यों है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेफरेंस यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर, जैसा आर्टिकल 52 हम पढ़ रहे तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर 41 हो सकता है, क्योंकि बाद में री नंबरिंग हुई ना फाइनल जब हुआ, लेकिन चर्चा करते वक्त उसका नंबर कुछ और था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स का रेफरेंस हम जब रिलेवेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तब उस पर उसमें किसने क्या कहा, के एम मुंशी ने क्या कहा, कृष्णाचार्य ने क्या कहा, राजगोपाल उन्होंने क्या कहा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, ये सारी चर्चा हम उस समय लेंगे। तो ऑल द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट मोहनदास करमचंद गांधी और जिन्ना भी कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे और गांधी जी भी कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए यहाँ हम रुकेंगे। वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक जितना हमने चर्चा यहाँ की, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा नहीं किया है हमने। इसमें अगर किसी को कुछ ऐड करना होगा, बताना होगा या जानना होगा तो एज सजेस्टेड बाय राघव आप उस प्रोसेस से उस पर चर्चा कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू। Right, sir. Anybody, any questions to ask? Okay, we have two hands up. First goes Ayushi and then goes Rohan. Anybody else, if you want to write your question in the chat, I can read it to sir. Nahi to you can raise your hand and use your mic. Ayushi, please go ahead. सर मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि ये जो 2 नेशन थ्योरी की जो डिमांड है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से शुरू की पहले हुई? एंड पहले मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुस्लिम पार्ट जब थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब काफी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था, तो फिर उसके बाद हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया उसको एंड रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसके बाद लोगों? हाउ वाज वो जो आपने प्रोपोर्शन बोला ना 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर 1 मिलियन, तो वो रेशियो कैसे मेंटेन हुआ? ये जो डिमांड है 2 नेशन थ्योरी, इसके ऊपर तो फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बुक हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन
जो भी थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, खिलाफत मूवमेंट जो हुई, दैट वाज लेड बाय द मुस्लिम लीडर्स इन इंडिया, और वहां से जिन्ना साहब को एक प्रोमिनेंस देश में प्राप्त हो गया। यानी प्रायर टू खिलाफत मूवमेंट गांधी जी वॉज द ओनली लीडर जिनको हम एक नेशनल लीडर कह सकते थे और जिनके पीछे पूरा देश खड़ा था। लेकिन जब ये खिलाफत मूवमेंट उन्होंने लाई कि हम इस सरकार का विरोध करते हैं, जो कि नॉन वायलेंस के आधार पर नहीं थी, यानी जिन्ना साहब ने जब खिलाफत मूवमेंट इस देश में शुरू की, तब कांग्रेस ने कहा कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ये हमारे विचारों के खिलाफ है और हम इसमें नहीं आएंगे। आपने देखा ना कि ब्रिटिश सामान का जला दो, ये कर दो, तो ये कोई विचार कांग्रेस के नहीं थे। लेकिन उस मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, बात सही है, समय आ गया है, करो या मरो। तो खिलाफत मूवमेंट में हमने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और उसके बाद से जिन्ना बिकेम अ पावरफुल अथॉरिटी इन द कंट्री, और फिर ये टू नेशन थ्योरी को बल मिला। अगर ये खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होती या उसके साथ कांग्रेस नहीं जाती, तो शायद मुस्लिम लीडर का एक अलग आवाज और उनकी डिमांड, ऐसा शायद इस देश में होना कठिन हो सकता था। लेकिन उसके बाद में ही केम ऑन दी पिक्चर ऑफ द कंट्री एज अ बिग लीडर रिप्रेजेंटिंग इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन। और फिर आपको डायरेक्ट एक्शन डे पता है ना आपको, कि व्हेन अ कॉल वाज गिवन टू गैदर द मुस्लिम्स इन कलकत्ता and on a single day thousands of Hindus were killed on the roads of the Calcutta, and then Gandhi ji as well as Britishers realized कि unless and until we concede to the two nation theory देश को आगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहां पर दो नेशन की थ्योरी आ गई। अब रही बात रिप्रेजेंटेशन की, जो तुम्हारा सेकंड सवाल था, तो ऑब्वियसली जब प्रोविंसेस अलग अलग हो गए, हमने देखा कि कैसे पेपर पर बैठकर वो लाइन बना दी, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर देखा भी नहीं कि इस लाइन में इधर कौन आ रहा है, उधर कौन जा रहा है, और दैट लाइन बिकम द पार्टीशन, और उस वजह से फिर कितना बड़ा हंगामा हुआ देश में। लेकिन इस लाइन के कारण क्या हुआ कि प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड एंड दोज हु वेयर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस नाउ बिकमिंग द पार्ट। जैसा बलूचिस्तान, ये चीफ कमिश्नर का एरिया हुआ करता था एक, तो उसका एक सदस्य जो इधर था वो अब उधर का हो गया। तो उधर के प्रोविंसेस जो टेरिटरी अब न्यू पाकिस्तान वाले टेरिटरी में आने वाली थी, वो उधर चले गए। तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन का वैसे ही मेंटेन रहा, जितने पॉपुलेशन के लिए उधर प्रोविंस क्रिएट किया गया उतने सदस्य उधर ट्रांसफर। तो वो एक ब्रॉड कंसेप्ट था कि रिप्रेजेंटेशन 1 for 1 million, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी या फिक्स नहीं था। आज भी वैसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन वैसा एक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो असेंबलीज बनने के कारण वो ऑटोमेटिकली हो गया। फिर से वो रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं किया गया। Okay. Yes. Thank you. Next. Sir, Rohan has a question. Good evening, sir. Sir, Good you have introduced this was my first lecture so here, and you have really introduced it in a comprehensive manner, sir, and it was engaging also, sir. Sir, my doubt pertains to the usage of certain terms like political system and a political. Like, how do we differentiate it? So, is it a legal? Is it like constitution more or less has a legal connotation, sir? But polity is it not a legal term, sir? Could you please explain, sir? Generally, these terms signify different things. Political system means system of governance, whereby we have a set of council of minister headed by prime minister, an elected representative in the two houses. But in between, I use the term polity. Polity represents that group which includes the civil society also, which includes
all the pressure groups, including media, press. But that was a passing reference I wanted to make you, because Constitution takes care of everything. It doesn't only speak about the political setup, but it also speaks about how the polity, that means the group which will be having their presence in that country, in the civil society, we can say so, in the country, will have the rights. तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की बात भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है. वैसे ही दुनिया के सभी संविधानों में हमको सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं होती है, तो वहां पर उस सिस्टम पर चेक रखने वाला भी कोई सिस्टम अगर होगा तो उन सब की भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है. तो ये दोनों अलग अलग है. करेक्ट, यू आर राइट इन पॉइंटिंग इट आउट. Sir, if you like the one of the question raised earlier was really quite interesting, sir. I have one specific answer, sir. Like you have answered it. Actually, you have given. Actually, you have explained it well. One point I would like to add, sir, regarding whether it was the issue of two nation theory was before Quit India movement or not. You have given a historical context which shows that it was before. But I would like to add that there's one day celebrated in Pakistan called 23rd March, Pakistan Day, sir. So that's purely based on an event called Lahore Resolution, which was held in the year 1940, where Jinnah gave his resolution stating that we want a majority Muslim majority status. So it shows that in a way that this has they celebrated it as a day in their history. Likewise, just I would like. Thank you for this information. So 23rd March 1940 Lahore Resolution can be given as a specific time when we got the concept of a separate Muslim majority state. Thank you, Rohan. Welcome. And sir, while we are at it, I think I should also add that it was when Nehru's report came, Nehru Committee ki report I think 1929 mein. Motilal Nehru, yeah. Yeah. So that time these Muslim League people did not find it well for themselves. So that is when Muhammad Ali Jinnah was not a very active participant in the politics. He had taken away. There was Muhammad Iqbal or Iqbal Muhammad. I don't remember very clearly. He was the one who for the first time devised this theory that we want these set of provinces, Punjab, Sindh, everything away from the Indian administration. Maybe we can be a federal part, but we want हमें अपनी खुद की एक स्वतंत्रता चाहिए इसको चलाने के लिए, not as a separate nation. तो वहां से इसकी बात शुरू हुई थी. Then Muhammad Ali Jinnah came back into the politics. He became popular, and then the political game came through. And like Rohan said, 1940 में 23rd March के बाद the thing went viral. Yeah, that is also a good piece of information. So because some of the provisions or the contents of the Motilal Nehru report, they were found not favorable or in compliance with their requirement or need. That's why they thought that earlier that we cannot have the coexistence and co-living. Yeah, good. Sir, Gopal sir has a question. सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया में फेडरल सिस्टम क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, और हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन की. मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया सर कि उस टाइम जो इलेक्टेड मेंबर आए, तो वो उस टाइम इलेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या रही होगी, किस तरह वो इलेक्शन करके फिर उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा. ये सारा सब क्वेश्चन सर मेरे माइंड में आया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. जी गोपाल जी, उस समय क्या हुआ कि प्रोविंशियल इलेक्शन तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से हो चुके थे, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी थी. लेकिन अब सवाल यह है कि वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना है. तो फिर उन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन के बेस पर इस प्रोविंस से 20 कैंडिडेट आएंगे, उधर से 10. तो इलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया गया वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस ऐसा देना है. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग से वोटिंग करेंगे, और जिस कैंडिडेट का कोटा पूरा हो गया, इसका आपको अगर इलेक्शन पता है फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस का,
जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं। तो आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। 300 मेंबर की प्रोविंशियल असेंबली है और इनको अगर 15 लोग इलेक्ट करके भेजने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यहाँ पर नॉमिनेशन करेंगे। सपोज 20 लोग खड़े हो गए चुनाव में, 15 कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े किए और मुस्लिम लीग ने एक, दूसरे ने किसी ने एक। अपन मानकर चलते कि 20 जो कैंडिडेट है वो केस में है। तो ये 300 के 300 जो वोटर्स है यानी इलेक्टोरल कलीग, ये कॉलेज जो है पूरा, दे विल बी गिविंग द वोट विद प्रेफरेंस ऑफ 1 से लेकर 20 तक प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। 20 नामों की लिस्ट आपके सामने, उसके सामने ब्रैकेट में आपको 1 2 3 4 प्रेफरेंस देने हैं। कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो 20 तक प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप 5 तक प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको 15 तक तो देना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 15 कैंडिडेट हम चुनने वाले हैं। तो चलिए आपने 20 तक प्रेफरेंस दे दिया। अब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जब काउंट किए गए, अब ये 300 में से अगर 15 चुनने हमको, तो एक का कोटा यहाँ पर आएगा करीबन, उसको डिवाइड कर लीजिए 15 से तो 20 हो गया। तो 21 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जिसको मिल गए उनका कोटा पूरा हो गया। हाँ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस के 21 वोट जिनको मिले ऐसे उनको हमने इलेक्ट कर दिया। ऐसा करते करते हमारे पास 5 कैंडिडेट ऐसे निकल गए पहले राउंड में कि जिनको 21 का कोटा पूरा हो गया। 21 से ज्यादा वोट अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के मिल गए तो आप पहले राउंड में चुनकर आ गए। लेकिन हमको तो 15 चुनने थे, अभी चुनकर तो सिर्फ 5 आए। बचे हुए 10 कैंडिडेट का अभी 21 का फर्स्ट प्रेफरेंस का कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि जो लास्ट फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जिसको मिले, यानी सपोज एक वोटर है जिसको 4 ही फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले, तो अभी वो पहले राउंड में सबसे पहले डिस्कार्ड होने वाला कैंडिडेट है और उसके 4 वोट उठाए जाएंगे और उन वोट पर सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया है उसके खाते में उसको रख देंगे। फिर भी अगर किसी का 21 का कोटा पूरा नहीं हुआ तो नीचे से दूसरे नंबर पर जो है जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट और कम है उसके वोट उठाए जाएंगे। ऐसा एक एक डिलीट होते चले जाता है पीछे से कैंडिडेट, और ऐसा धीरे धीरे करके सबका कोटा पूरा हो जाएगा और हमको जितने चाहिए कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से ये प्रोविंशियल असेंबली में से कैंडिडेट भेजे गए। लेकिन प्रोविंशियल असेंबलीज में चुन के आए हुए लोग थे कांग्रेस के और दूसरे पार्टी उसके, तो सभी ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, अगर किसी के पास 15 उम्मीदवार है तो उसने सोचा कि 21 का कोटा करने के लिए मेरे तो 15 वोट मिल गए, 5 अगर इधर से मुझे कोई मिल जाते हैं तो मैं चुनकर चला जाऊंगा, या दूसरी सही पार्टियां, ऐसा तय करके वो बड़े प्लानिंग से और कैलकुलेशन से कैंडिडेट भेजे जाते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन ये मोडालिटी वहां उन्होंने फॉलो की थी। जो आज राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं वो मेथोडोलॉजी रही थी। सेम यस एग्जैक्टली। ये स्टूडेंट के इलेक्शन भी कॉलेज में इसी माध्यम से होते हैं। कॉलेज में जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल होता है ना, ताकि बच्चों को प्रेफरेंशियल वोटिंग का अंडरस्टैंडिंग हो, तो सभी क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव निकाले जाते हैं और इनमें से एक जीएस चुनना होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। तो बच्चों को बचपन से या कॉलेज के जमाने से फर्स्ट प्रेफरेंस का वोटिंग क्या होता है मालूम होना चाहिए, इसलिए वही मेथड आज भी हम फॉलो करते हैं। Right, sir. Gopal sir, any follow up? नहीं सर, हो गया, थैंक यू। All right, ठीक है सर, थैंक यू। Anybody, any other question? राइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बीच में आई जस्ट जोन्ड आउट, मुझे वो कॉमनवेल्थ वाला समझ नहीं आता कि व्हाई डू वी कॉल ऑल दी कंट्रीज कॉमनवेल्थ? क्योंकि सभी का वेल्थ कॉमन है बेटा। ये सारे कंट्रीज वेर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दे वेर ऑल कॉलोनीज वन टाइम और अदर, एंड देयरफॉर बीइंग रूल वो सारा वेल्थ इधर से उधर होते रहता था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉमन। ग्लासेस आई, मैं सुन नहीं पाया तो मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, एंड सर दूसरी चीज, ये 3 एक्ट्स थी सर, एक मिंटो मॉर्ले 1909, देन द चेम्सफोर्ड मॉन्टेग
1919 एंड देन 1935. तो इसमें जो जैसे ट्रांजिशन मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो बहुत सिमिलर से लगते हैं, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था? ये डिफिकल्ट है, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज. कुछ हिंच पॉइंट्स जरूर थे कि ये सारे लोग क्या थे कि यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे. यानी जब ये कंपनी का इंडिया से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो कौन कैसे लोग यहाँ पर जो हेड हुआ करता था पूरे इंडिया के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम उसमें पैक्ट में आता है. बट अभी नहीं बता पाऊंगा ये तीनों क्या थे और क्या डिफरेंस है. राइट सर. ठीक है, सो मैं अगली क्लास में पूछता हूँ सर आपसे. So I think we are done for the questions for today. I have just one thing in chat. I missed the first half. I will get the recording. Yes, Miss Bindra, you'll get the recording. एक या दो दिन में recording process and edit हो जाती है, and you guys will get it by Tuesday or Wednesday. So you can access it on Lawyers Club India. आपको जो mail मिली होगी Lawyers Club India से, it will tell you all the steps that you have to follow in order to get onto your recordings and watch it n number of times. So that you can find. Otherwise, if you don't get your way through, just call me up or message me or Ankita or anybody in the team, so they'll help. In the meantime, Rohan has a question, sir. Sir, not exactly question. Actually, we 1919 Act is known as Montagu-Chelmsford Act, and 1909 is known as Monte-Milano, sir. So the first terms Montagu and the Morley Minto. My mistake. I'm extreme sorry. So the first terms generally designate the Secretary of India, a designation which was there, and the second term generally is denoted by the Governor General, sir. It's something like yeah. Right. Yes. The difference I don't know. I'm just Secretary trying to point out. Yes. Secretary of State for India and Governor General. Yes, exactly. Right. ठीक है sir. I think we're gonna have elaboration in that in the next class. So let's wait for that. So thank you so much for joining today, guys, on a Sunday, and thank you so much, sir, for such an effortful lecture. I think we all enjoyed, and let's see you all on Sunday. Let's just keep this interaction going. Thank you so much, sir. Thank you, everybody. See you. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.